बच्चों, प्रोजेक्ट परख के तहत ऑफिशियल विभिन्न विषयों के मॉडल सेट जारी कर दिए गए हैं। पहले जैक के साइट पर मॉडल सेट जारी किया गया था, जिसको मैंने कंप्लीट करा दिया है। ये प्रोजेक्ट परख के तहत फिर मॉडल प्रश्न पत्र जारी किया है, जिसको एक एक करके मैं आपको बताता रहूँगा। ये भूगोल विषय का मैंने कंप्लीट करवा दिया है सेट 1। यदि उसको आप लोगों ने नहीं देखा तो वीडियो के लास्ट में वो मिल जाएगा। ये इतिहास मॉडल सेट 1 के प्रश्न है, जो कम से कम 50-60 शिक्षकों, जो पीजीटी इतिहास के शिक्षक हैं, उनके द्वारा यह तैयार किया गया है। उसी को आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ। चैनल पर पहली बार है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए हम लोग फटाफट क्वेश्चन आंसर को देख लेते हैं। इसको मैं साइट पर भी डाल दूंगा, वहां आप पीडीएफ फॉर्मेट में भी देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों के टीला के रूप में विख्यात है? मोहनजोदाड़ो। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। गुप्त राजवंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? समुद्रगुप्त। अल बरूनी किसके साथ भारत आया था? तो महमूद गजनवी। जजिया कर क्या है? तो धार्मिक कर है। महाभारत में कितने प्रकार के विवाहों का उल्लेख किया गया है? 8। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले भारत में स्वर्ण सिक्के जारी किए? तो कुषाणों ने। अल बरूनी ने किताब उल हिंद की रचना किस भाषा में की? अरबी में। विजयनगर साम्राज्य द्वारा असैनिक और सैनिक सेवा में लिया दिया जाने वाला भूमि दान कहलाता था अमरम। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? 1600 ईस्वी। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो कैनिन। यहाँ आपको सुधार लेना है बच्चों, यहाँ हो जाएगा कैनिन। कैनिन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ए.ओ. ह्यूम। सिंधु घाटी सभ्यता सबसे बड़ा शहर कौन सा था? मोहनजोदाड़ो। सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? लोहा का। महाजनपद कितने थे? 16। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास। प्राचीन भारत में अभिलेख लिखने की शुरुआत किस राजवंश ने की? मौर्य राजवंश। स्तूप का संबंध है किससे है? तो बौद्धों से। सांची मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है? रायसेन। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो 1336 ईस्वी। गोपुरम क्या है? तो मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? हम्पी में। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत कौन लाए? रामानंद। खानका का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ होता है आश्रम। दामिन एको को कहा जाता है संथाल परगना क्षेत्र। डांडी किस राज्य में स्थित है? गुजरात। भारत के संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस कब आए? 1915 ईस्वी। हरि सेन किस प्रयाग प्रशस्ति संबंधित है? मतलब प्रयाग प्रशस्ति तो समुद्रगुप्त से। रैयतबाड़ी व्यवस्था किसने लागू किया? तो टॉमस मुनरो। अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, खानका से आप क्या समझते हैं? तो सूफी संत जिस स्थान में रहते हैं और इस्लाम की बातों तथा मानवता के आदर्श लोगों को शिक्षा देते थे, उस स्थान को खानका कहा जाता है। खानका में सूफी संतों की याद में उसका आयोजन भी होता है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो मृतकों का टीला। 1857 की क्रांति के तत्कालीन कारण की चर्चा कीजिए। तो 1857 के आरंभ में सेना में नई एनफील्ड राइफल प्रचलित किया गया था। इसमें प्रयुक्त होने वाली कारतूस को इस्तेमाल करने से पहले इसे दांत से काटा जाता था। कारतूस पर गाय एवं सुअर की चर्बी की टोपी लगी रहती थी। यह भारतीय सेना के धार्मिक भावनाओं के पूर्व अवहेलना थी। कारतूस की घटना ने बारूद के ढेर में चिंगारी लगाने का कार्य किया और विद्रोह फूट पड़ा। निर्गुण और सगुण भक्ति में क्या अंतर है? तो निर्गुण भक्ति परंपरा, इसमें अमूर्त निराकार ईश्वर की उपासना की जाती है, जबकि सगुण भक्ति परंपरा, इसमें शिव, विष्णु तथा उनके अवतार और देवियों की पूजा मूर्त रूप में हुई। भारत छोड़ो आंदोलन कब और किसके द्वारा शुरू किया गया? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया था। प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के कौन कौन से स्रोत थे? तो पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत। भक्ति आंदोलन के 2 महिला संतों के नाम लिखे। तो अंडाल और कराईकाल अम्मैया। हड़प्पा सभ्यता का भौगोलिक आकृति कैसी थी? तो त्रिभुजाकार। रॉलेट एक्ट को काला कानून क्यों कहा जाता है?
तो रॉलेट एक्ट को काला कानून भी कहा जाता है। इसको ब्रिटिश सरकार ने भारत के लोगों को कुचलने के लिए बनाया था। यह एक ऐसा कानून था कि इसके अंदर ब्रिटिश सरकार को यह अधिकार दिया गया था कि वह भारतीय लोगों को बिना मुकदमा चलाए अदालत में और जेल में बंद कर सकते थे। अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था कब और कहां किसने लागू किया? तो अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल में 1793 ईस्वी में लागू किया था। हड़प नीति क्या थी? तो हड़प नीति लॉर्ड डलहौजी द्वारा अपनाया गया था। इस नीति के द्वारा लॉर्ड डलहौजी ने उसे भारतीय राज्य को अंग्रेजी राज्य में मिला देना चाहता था, जिसका कोई वास्तविक वारिस नहीं था। मतलब जिसका कोई संतान नहीं था, वो अंग्रेजी राज में मिल जाते। 42 है, सिंधु घाटी सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी। कैसे? तो सिंधु घाटी सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी। यह निम्नलिखित बातों से स्पष्ट है। इस संस्कृति में नगरों में सड़कों का निर्माण किया गया था जो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी और चौराहों का निर्माण करती थी। मकान का विन्यास जालों के समान है। इस मकानों में आराम की सभी व्यवस्थाएं थी। मकान पक्के ईंटों के थे। नगरों के गंदे पानी निकालने के लिए पक्की टंकी नली का निर्माण किया गया था। विशेष अवसरों के लिए सार्वजनिक स्नानगार बनाए गए थे। संथाल विद्रोह के मुख्य कारणों का उल्लेख कीजिए। तो संथाल शांति प्रिय तथा विनम्र लोग थे। अस्थायी भूमि बंदोबस्त व्यवस्था लागू हो जाने के कारण संथालों की भूमि छीनकर जमींदारों को दे दी गई। जमींदारों की अत्यधिक उपज मांग के कारण इन लोगों को अपनी पैतृक भूमि छोड़कर राजमहल की पहाड़ियों के आसपास बसना पड़ा। यहाँ पर कड़े परिश्रम से इन लोगों ने जंगलों को काटकर भूमि कृषि योग्य बनाई। जमींदारों ने इस भूमि पर भी अपना दावा कर दिया। सरकार ने भी जमींदारों का समर्थन किया और संथालों को उनकी जमीन से बेदखल कर दिया। जमींदार उनका शोषण करने लगे। अंग्रेज अधिकारी जमींदारों उनका शोषण करने लगे और इसके कारण संथाल विद्रोह हुआ। हड़प्पा सभ्यता कांस्ययुगीन थे। कैसे? तो हड़प्पा सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ के लोगों ने औजार बनाने के लिए तांबे और टीन धातु को मिलाकर कांस्य धातु का उपयोग किया था। झूम खेती से आप क्या समझते हैं? तो झूम खेती एक आदिम प्रकार की कृषि है जिसमें पहले वृक्षों तथा वनस्पतियों को काटकर उन्हें जला दिया जाता है और साफ की गई भूमि को पुराने उपकरणों से जुताई करके बीज बो दिया जाते हैं। जब तक मिट्टी में उर्वरता बनी रहती है, इस भूमि पर खेती की जाती है। चिश्ती सिलसिला का संक्षेप में उल्लेख करें। तो भारत में चिश्ती सिलसिले का संस्थापक ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती को माना जाता है। उसके उत्तराधिकारी ख्वाजा बख्तियार काकी, बाबा फरीद, हजरत निजामुद्दीन औलिया, हजरत अलाउद्दीन साबिर, नसरुद्दीन चिराग ए दिल्ली ने उत्तर भारत में इस संप्रदाय को लोकप्रिय बनाया। चिश्ती सूफियों ने सदा जीवन एवं संगीत को बहुत अधिक महत्व दिया। यहाँ से आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का वर्णन करें। ये बहुत हिट क्वेश्चन है बच्चों। तो हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारणों के बारे में इतिहासकारों में मतभेद है। उनके पतन होने के कई कारणों का अनुमान लगाया गया। पहला है बाढ़। तो सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर नदियों के किनारे बसे थे। इन नदियों में प्रतिवर्ष बाढ़ आते थे। बाढ़ से प्रतिवर्ष क्षति भी होती थी। इस कारण से हड़प्पा वासी मूल स्थान को छोड़कर अन्य स्थानों पर रहने के लिए विवश हो गए होंगे। दूसरा, जलवायु परिवर्तन। अनेक विद्वानों का कहना है कि अचानक हड़प्पा सभ्यता क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन के कारण यह हरा भरा क्षेत्र जंगल एवं वर्षा यहाँ होना चाहिए, वर्षा की कमी के कारण मरुस्थल के रूप में परिवर्तित हो गया। इस कारण भी यह सभ्यता नष्ट हो गया। महामारी। तो मोहनजोदाड़ो से भारत नर कंकालों के परीक्षण के पश्चात यह निष्कर्ष निकालता है कि हड़प्पावासी मलेरिया महामारी जैसे अनेक प्राकृतिक आपदाओं के कारण बीमारियों के शिकार हो गए और उनके जीवन का अंत हो गया। इस कारण से भी इस सभ्यता का पतन हो गया। बाह्य आक्रमण। अनेक विद्वानों का अनुमान है कि बाह्य आक्रमण के कारण इस सभ्यता का अंत हुआ। संभवतः ये बाह्य आक्रमणकारी आर्य रहे होंगे। उपयुक्त कारणों के आधार पर हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया। फिर है, कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य के महानतम शासक थे। कैसे? तो कृष्णदेव राय दक्षिण भारत के अंतर्गत विजयनगर साम्राज्य के प्रमुख शासक थे। कृष्णदेव राय तुलुक वंश का महान शासक, योद्धा और वीर सेनानायक था। सर्वप्रथम उन्होंने अपने विद्रोहियों का दमन किया। उन्होंने बहमनी राज और उड़ीसा के गजपति शासकों पर नियंत्रण स्थापित किया। कृष्णदेव राय ने पुर्तगाली की बढ़ती शक्ति पर लगाम ही नहीं लगाया बल्कि गोवा पर बढ़ी
उसकी व्यापारिक गतिविधियों पर अंकुश भी लगाया। उसी के शासनकाल में रायचूर दोआब का महत्वपूर्ण प्रदेश विजयनगर साम्राज्य का अंग बन गया। उन्होंने बीजापुर के सुल्तान को पराजित किया। कृष्णदेवराय का शासन सांस्कृतिक विकास के लिए इतिहास में प्रसिद्ध है। उन्हें आंध्र भोज कहा जाता है। उनके राज दरबार में 8 महान कवियों का सम्मेलन उपस्थित है। इनमें तेलुगु साहित्य के विख्यात विद्वान पेदन का नाम सर्वाधिक प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध तेलानी रामा उन्हीं के राज दरबारी रत्नों में एक था। तेलानी रामा की तुलना अकबर के महान नर रत्नों में से एक बीरबल से की जाती। कृष्णदेवराय का शासन तेलुगु साहित्य के विकास का स्वर्णकाल माना जाता है। स्वयं उनकी महान कृति अमुक्तमाल्यदम तेलुगु साहित्य की महान रचना मानी जाती है। कृष्णदेवराय का शासन स्थापत्य कला का विकास महत्वपूर्ण रहता है। चट्टानों को काटकर मंदिरों का निर्माण किया। कृष्णदेवराय द्वारा निर्मित मंदिरों के विरूपाक्ष मंदिरों का निर्माण किया गया। कृष्णदेवराय राम द्वारा निर्मित मंदिरों में विरूपाक्ष मंदिर और विट्ठल स्वामी मंदिर विश्वविख्यात है। 1857 के विद्रोह के प्रमुख कारणों का उल्लेख करें तो पहला कारण है राजनीतिक कारण। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा वैभगत हड़प नीति अपनाए जाने के कारण भारतीय शासकों में जबरदस्त असंतोष फैल गया था। इस नीति के द्वारा अवध के नवाब वाजिद अली शाह को गद्दी से उतार दिया गया। अनेक हिंदू राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। नाना साहेब की पेंशन जब्त कर ली गई। दूसरा है प्रशासनिक और आर्थिक कारण। तो कंपनी शासन द्वारा कई जमींदारों से उनके पद और संसाधन छीन लिए गए। बड़ी बड़ी संपदाएं जब्त कर नीलाम कर दी गई। भू राजस्व व्यवस्था सर्वाधिक दोषपूर्ण थी, जिससे गरीबी फैल रही थी। किसानों की दशा काफी शोचनीय हो गई थी। हस्तशिल्प उद्योग के विनाश से कामगारों के सामने भूख और अकाल की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। मजदूरों को शोषण किया जा रहा था। तीसरा है सैनिक कारण। तो अंग्रेजी सेना में कार्यरत सैनिकों में व्यापक असंतोष था। भारतीय सैनिक निम्न पदों पर कार्यरत थे। उनके वेतन बहुत कम थे और प्रोन्नति की कोई संभावना नहीं थी। समुद्र पार सेवा देने पर उन्हें भत्ते ही दिए जाते थे। सामाजिक एवं धार्मिक कारण। तो 1856 में धार्मिक नियोक्ता अधिनियम द्वारा हिंदू प्रथाओं में संशोधन किया गया। धर्म परिवर्तन करने से पुत्र अपने गैर ईसाई पिता की संपत्ति का उत्तराधिकारी बनने से वंचित नहीं हो सकता था। इस प्रकार ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कई सुविधाएं दी जा रही थी तथा साथ ही हिंदू मुस्लिम दोनों के शास्त्र सम्मत विचारों को भी चुनौती दी जा रही थी। इससे सहना किसी भी भारतीय धार्मिक दृष्टि से असहनीय था। तत्कालीन कारण। तो 1857 के प्रारंभ में सेना में नई राइफल एनफील्ड राइफल प्रचलित किया गया था। इसमें प्रयुक्त होने वाले कारतूस का इस्तेमाल करने से पहले दांत से काटा जाता था। कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी की टोपी लगी रहती थी। यह भारतीय सेना की धार्मिक भावनाओं के क्रूर अवहेलना थी। 50 है भक्ति आंदोलन के महत्व एवं प्रभावों की समीक्षा करें। तो भक्ति आंदोलन भारत के मध्यकालीन इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। इसने भारतीय समाज और संस्कृति पर गहरा प्रभाव छोड़ा। इस आंदोलन ने धर्म के लोगों के जीवन से जोड़ा और सामाजिक सुधारों को भी प्रोत्साहित किया। इसका महत्व है धार्मिक एकता। तो भक्ति आंदोलन ने सभी जातियों और वर्णों के लोगों को एक धागे में पिरोकर धार्मिक एकता को बढ़ावा दिया। संतों ने ईश्वर को सर्वव्यापी और सर्वशक्तिमान माना और भक्ति को मोक्ष प्राप्ति का मार्ग बताया। दूसरा है सामाजिक सुधार। तो इस आंदोलन ने जातिवाद, छुआछूत और कर्म कांडों के विरुद्ध आवाज उठाई। संतों ने समाज में समानता और न्याय की बात की और सभी को ईश्वर के समान माना। तीसरा है साहित्य और संस्कृति का विकास। भक्ति काल में हिंदी, मराठी, गुजराती आदि क्षेत्रीय भाषाओं का विकास हुआ। संतों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से लोगों के दिलों को छुआ और धार्मिक भावनाओं को प्रेरित किया। चौथा है महिलाओं का उत्थान। तो भक्ति आंदोलन ने महिलाओं को भी धार्मिक गतिविधियों में भाग लेने का अवसर दिया। कई संतों ने महिलाओं के उत्थान के लिए काम किया और उन्हें समाज में सम्मानित स्थान दिया। भक्ति आंदोलन के प्रभाव क्या हुए? तो हिंदू धर्म में बदलाव। भक्ति आंदोलन ने हिंदू धर्म में कई महत्वपूर्ण बदलाव लाए। भक्ति को पूजा का मुख्य माध्यम बनाया गया और मूर्ति पूजा को प्रोत्साहित किया गया। सिख धर्म का उदय। भक्ति आंदोलन ने सिख धर्म का उदय हुआ। गुरु नानक देव जी ने भक्ति आंदोलन के विचारों को आगे बढ़ाया और एक नया धर्म स्थापित किया। तीसरा है भारतीय संस्कृति पर प्रभाव। भक्ति आंदोलन ने भारतीय संस्कृति को गहराई से प्रभावित किया। संगीत, कला और साहित्य में भक्ति भावना का व्यापक प्रसार हुआ। समाज में एकता। भक्ति आंदोलन ने समाज में विभिन्न जातियों धर्मों के लोगों के बीच एकता और भाईचारे का भाव पैदा किया। 51 है भारतीय संविधान के प्रमुख विशेषताओं की चर्चा करें। तो पहली विशेषता है कि भारतीय
संविधान दुनिया की सबसे बड़ी लिखित एवं निर्मित संविधान है। दूसरा, भारतीय संविधान के द्वारा संसदीय शासन प्रणाली व्यवस्था लागू किया गया है। तीसरा, संविधान ने भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक धर्मनिरपेक्ष समाजवाद गणतांत्रिक देश घोषित किया गया। चौथा, भारतीय संविधान में नमनीयता अर्थात लचीलापन एवं अनमनीयता दोनों का अद्भुत मिश्रण है। फिर संविधान ने भारत को संघात्मक और एकात्मक राज्यों के गुणों से युक्त किया है। छठा है, संविधान नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों की व्यवस्था करता है। फिर संविधान में नागरिकों के जनप्रतिनिधियों के चुनाव के लिए वयस्क मताधिकार प्रदान किया गया है। भारत का संविधान लोक कल्याणकारी संविधान है। भारत का संविधान अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा की व्यवस्था करता है। भारतीय संविधान में न्यायपालिका और संसदीय सर्वोच्च दोनों का समन्वय बनाया गया है। भारत का संविधान विश्व शांति का समर्थन करता है। और लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी की भूमिका का वर्णन करें, अथवा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को गांधी जी ने जन आंदोलन कैसे बना दिया। तो गांधी जी ने राष्ट्रीय आंदोलन को जन आंदोलन बना दिया है। इसके लिए उन्होंने निम्नलिखित रणनीति अपनाई जो कि विनाशक हथियारों से भी ज़्यादा कारगर साबित हुई। तो आप एक एक करके इसको देख सकते हैं। पहला, इन्होंने अहिंसा का मार्ग अपनाया। दूसरा है, सत्याग्रह का प्रयोग किया। इसका डिटेल आप जैसे लिखा हुआ लिख दीजिएगा, क्योंकि ये वहीं से दिया हुआ आंसर है, मैंने इसे अपने से नहीं लिखा है। तीसरा है असहयोग। फिर है हड़ताल का सफल प्रयोग, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो ये सभी महात्मा गांधी को राष्ट्रीय आंदोलन बना दिया। तो बच्चों, आशा करते हैं वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।